नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में वक्फ संशोधन बिल का समर्थन। हल्द्वानी में मजहर नईम नवाब ने कहा, संपत्तियों की करेगा सुरक्षा। शादाब शम्स बोले, जो लोग विरोध कर रहे वो मुसलमान नहीं। हल्द्वानी में बाहरी लोगों द्वारा खरीदी जा रही जमीन। हिंदूवादी संगठनों ने किया प्रदर्शन। प्रशासन की बताई भूमिका, लगी फैक्ट्री को सील करने की मांग। उत्तराखंड में कुट्टू के आटे का सैंपल फेल, पाया गया जहरीला माइकोटॉक्सिन, कीड़े और फंगस, जिसे खाने से बीमार हुए थे 400 लोग। चारधाम यात्रा 2025 शुरू होने में 1 महीने से कम समय बचा। डीएम बिष्ट ने यात्रा की सभी तैयारियों को दुरुस्त करने के दिए निर्देश। वैकल्पिक मार्ग पर जोर। और पूर्व मुख्यमंत्री रावत ने रुड़की में की गंगा आरती। नारायण घाट पर बोले, अच्छा प्रयास, सबको एक नजर से देखने का काम करे सरकार। लोकसभा में बुधवार को वक्फ संशोधन बिल पारित हो गया। वहीं इस पर करीब 13 घंटे की चर्चा के बाद संशोधन बिल को लोकसभा से पास कर दिया गया। राज्यसभा में गुरुवार को बिल पर चर्चा जारी है और इसी क्रम में वक्फ संशोधन बिल को लेकर उत्तराखंड में राजनीति तेज है। और एक तरफ कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की राजनीति बता रही है। इसी क्रम में कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने कहा, बहुमत सत्ता के नशे में भाजपा ने यह फैसला लिया है। वक्फ बोर्ड जो संशोधन लाया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं नीयत जो है वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को हड़पने की दिखाई पड़ रही है। दूसरी नीयत जो है साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की और अपना वोट इंटैक्ट रखने के लिए एक समुदाय विशेष को टारगेट करने का लक्ष्य दिखाई पड़ रहा है। साफ तौर पर कम से कम 8 से 10 जो धाराएं हैं, जो आर्टिकल्स हैं हमारे संविधान की, उन पर चोट करता हुआ ये दिखाई पड़ रहा है। वक्फ बोर्ड का जो विधेयक आया है, ये मुसलमान जो छोटे तबके का था, गरीब तबके का था, निचले तबके का था, उसके लिए ये बड़े लाभदायक होगा। इस पर कुछ लोगों की नज़र होती थी, गिद्ध दृष्टि होती थी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उस गिद्ध दृष्टि को हटाने का काम किया और आम जो निचले तबके का मुसलमान था, गरीब था, जिसके उपयोग में वक्फ बोर्ड की संपत्ति का काम आना चाहिए था, वो अब आएगा। पिछले कुछ दिन पहले सरकार ने प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र के नाम बदलने का फैसला लिया, तो वहीं विपक्ष सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। इसी को लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला का कहना है, सरकार कोई तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर रही। जो जनता की मांगे हैं उनको सरकार धरातल पर उतारने का काम कर रही है। नाम कहीं पहली बार हमारी सरकार ने नहीं बदले हैं, पहले की सरकारों में भी कई नामों को बदला गया है। कांग्रेस पहले अपने गिरिबान में जाकर देखे, उसके बाद ही किसी पर आरोप लगाए। समाज को बांटने का काम और समाज को बांट करके राजनीति कर रोटियां सेकने का काम कांग्रेस कर रहा है। और तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाने वाली कांग्रेस को पहले अपने गिरेबान पे झांकना चाहिए, क्योंकि वो जिस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति करती है वो पूरे देश को पता है, पूरे प्रदेश को पता है। और ये जितने नाम बदले गए हैं, कुछ नाम जन भावनाओं के अंतर्गत वहाँ के लोगों की मांग थी कि इन स्थानों के नाम जो हमारे जो महापुरुष हैं उनके नाम पर रखे जाने को लेकर के उन्होंने कहा। तो इन सब चीज़ों की, जनता की भावनाओं का सम्मान हमारी सरकार करती है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने नाम बदले हैं और कुछ नाम ऐसे थे जो कि गुलामी के प्रतीक माने जाते थे, उनको बदलने का काम धामी जी ने किया। मैं सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए बधाई देता हूं। अल्मोड़ा के जागेश्वर विधानसभा में कांग्रेस जिला महामंत्री दीवान सतवाल ने प्रदेश की धामी सरकार के कार्यकाल को लेकर कहा कि
बीजेपी विधायक सांसद अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं। 3 कार्यकाल में जागेश्वर विधानसभा में झूठी घोषणाएं हुई है, लोगों को छलने का काम किया। उन्होंने कहा, जागेश्वर विधानसभा की जनता का कहना है जिस विधानसभा का नेतृत्व गांधीवादी नेता गोविंद सिंह कुंजवाल ने किया है, उस विधानसभा में नया कोई शासनादेश नहीं हो रहा है। जोगेश्वर विधानसभा के स्कूलों में प्रधानाचार्य नहीं है। पार्टी का 3 साल का जश्न नहीं है, ये उनको 8 साल लगातार इस प्रदेश पर राज करते हुए हुए हैं। और जिस तरीके से उनके जनप्रतिनिधि, उनके विधायक, उनके सांसद अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं, इस 3 साल के कार्यकाल में जागेश्वर में केवल झूठी घोषणाएं हुई हैं, झूठे आश्वासन हुए हैं, लोगों को छलने का काम किया गया है। जागेश्वर की जनता और वहां के मतदाता अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। वो विधानसभा पूर्ण रूप से हास्य में चली गई है। वहां की जनता को लगता है कि हम लोग जागेश्वर विधानसभा के रहने वाले लोग हैं। ये कहना हम सब अपने आप को शर्मिंदगी भी महसूस हो रही है। जिस विधानसभा का नेतृत्व वहां के गांधीवादी नेता माननीय गोविंद सिंह कुंजवाल जी ने किया, और आज उस विधानसभा का कोई भी नया शासनादेश नहीं हो पा रहा है, न नई रोड कट पा रही है, न कहीं उच्चीकरण हो पा रहा है। और यहाँ तक कि शिक्षा के रूप में 32 इंटर कॉलेज लगभग उस विधानसभा पर हैं, एक में भी प्रधानाचार्य नहीं है। ये अपने आप में हम सब के लिए एक विडंबना है। हल्द्वानी के चौसला गांव में भारी व्यक्तियों द्वारा लगातार खरीदी जा रही जमीन और डेमोग्राफिक चेंज को लेकर हल्द्वानी तहसील में हिंदूवादी संगठनों ने मिलकर प्रदर्शन किया। इस दौरान शिकायतकर्ता विपिन पांडे ने बताया, उनके द्वारा चौसला गांव में 1 साल पूरा होने पर डेमोग्राफिक चेंज होने और बाहरी व्यक्तियों द्वारा लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन खरीदकर रजिस्ट्री किए जाने की शिकायत की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी बाहरी व्यक्तियों द्वारा रजिस्ट्री किए जाने का सिलसिला नहीं रोका गया और इन सब में स्थानीय जिला प्रशासन की भूमिका भी संदिग्ध है। लिहाजा पूरे मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर तहसील परिसर में पूरे दिन गहमा गहमी और हंगामे का माहौल रहा और आखिर में शिकायतकर्ताओं ने मांग की कि संबंधित क्षेत्र में लगी फैक्ट्री को 2 दिन के भीतर सील करने और 15 दिन के भीतर जमीन पर भी कार्रवाई करने की मांग रखी है। देखिए, ग्राम चौसला में जो खरीद फरोख्त हो रही है उसके संबंध में स्थानीय जनप्रतिनिधि आयुक्त महोदय से मिले थे और एक ज्ञापन प्रेषित किया था। इस ज्ञापन का संज्ञान लेते हुए ग्राम चौसला में जांच करवाई गई और तहसील की टीम को भेजा गया। तो पाया गया कि कुछ भूमिधरों द्वारा जो अपनी संक्रमणीय अधिकार वाली भूमि है उसका छोटे छोटे टुकड़ों में विक्रय किया जा रहा है और लगभग अभी तक 60 व्यक्तियों को ये भूमि विक्रय कर दी गई है, पुनर्विक्रय में की गई है। मैं डर है आने वाले समय में पूरे जंगल को कैप्चर कर देंगे, हमारी संस्कृति, हमारी डेमोक्रेसी पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे। इसलिए हम चेता देना चाहते हैं तहसीलदार महोदय को, एसडीएम महोदय को, डीएम महोदय को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जितने भी अधिकारी पदाधिकारी है इसको तुरंत संज्ञान लेके उन पे पेच कसें, अन्यथा ये तो शुरुआत है। आने वाले समय में हम सारे समाज को इकट्ठा करके इनके ऊपर बरसेंगे। मैं कह रहा हूँ, आप तहसीलदार हैं, आप जब से यहाँ हैं मैं तब से पूरी फाइल बना के लाया हूँ। आपके द्वारा कितने कैसे कृत्य किए गए हैं तो उसका जवाब कौन देगा? मैं कह रहा हूँ अगर एसडीएम हल्द्वानी उनका सवाल का जवाब दे सकते हैं तो मैं उन्हें भी आमंत्रित करता हूँ, लेकिन उनको सवाल का जवाब सार्वजनिक देना पड़ेगा। मैं अकेले में जवाब। हरिद्वार की ज्वालापुर विधानसभा सीट से पूर्व विधायक और रविदास विश्व महापीठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश राठौर ने अपनी छवि खराब करने की साजिश का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने उर्मिला सनावर पर फर्जी वीडियो एडिट कर उन्हें और उनके परिवार को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें, पूर्व विधायक सुरेश राठौर का कहना है उर्मिला सनावर लगातार झूठी अफवाह फैला रही है और सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने दावा किया कि उर्मिला अपनी फेसबुक आईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है और बिना किसी कानूनी आधार के उन्हें अपना पति बता रही है। सुरेश राठौर ने सवाल उठाया कि जब कानूनी रूप से उसका तलाक नहीं हुआ तो वो इस तरह के झूठे दावे कैसे कर सकती है। साजिश के तहत महिला जो है उर्मिला शर्मा, जो मुकेश शर्मा की पत्नी है, वो जानबूझकर मेरे को बदनाम कर रही है, मेरे नाम का प्रयोग करती है। मेरी अपनी आईडी के ऊपर किस हैसियत के साथ वो उर्मिला सुरेश राठौर पूर्व विधायक ज्वालापुर लिखती है। मैंने इसकी शिकायतें भी की हैं, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कहीं कोई शादी करती, वो आज तक उसका तलाक नहीं हुआ, मेरा तलाक नहीं हुआ,
हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जब तक कोई व्यक्ति या पति पत्नी हो, उसका तलाक ना हो, तो दूसरी शादी करना संभव नहीं है। इस तरह के मिथ्या आरोप लगाकर मेरी सामाजिक छवि, मेरी राजनीतिक छवि को जो दुष्प्रचार करके खराब करने का काम किया जा रहा है, मैं शासन प्रशासन से अपील करूंगा, मीडिया कर्मियों से ये निवेदन करूंगा कि ऐसे कृत्य करने वाले लोगों को जो गिरोह बनाकर इस तरह के कृत्य कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। मुकदमे होंगे। तो आनंद है लड़का, एक गिरफ्तारी उसकी हुई है जो मेरी बेटी को बदनाम करने का काम किया। उसके विरुद्ध, उर्मिला शर्मा के विरुद्ध कई सारे मुकदमे दर्ज हैं। ज्वालापुर में मैंने कराया, मानहानि का दावा मैंने किया, मेरी बेटी ने उसको रानीपुर थाने के अंदर मुकदमा दर्ज कराया। आरती गौड़ जो जिला पंचायत की सदस्य थी, उसको भी इसी तरह से कृत्य अपने गृह में फंसाने का दबाव दिया। अगर नहीं मानी तो उसको भी बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। ऑडियो झूठी बनाकर तरह तरह की आवाज़ें निकालकर, कौन सा ऐप है हम नहीं जानते, उसको भी बदनाम किया जा रहा है। ऋषिकेश में अवैध निर्माण मामले में दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने गढ़वाल कमिश्नर को 5 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए। कोर्ट ने उन्हें ये भी बताने के लिए कहा कि कैसे एमडीडीए अवैध निर्माण कार्यों को कंपाउंड कर रहा है। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने यह आदेश दिया। ऋषिकेश निवासी पंकज अग्रवाल और अन्य ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि अवैध निर्माण का कार्य ऋषिकेश में ही नहीं, देहरादून, मसूरी में भी हो रहा है। हल्द्वानी में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग मजहर नईम नवाब ने वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 2024 को ऐतिहासिक करार दिया और कहा, यह अधिनियम न सिर्फ वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा बल्कि उनके सही उपयोग की दिशा में भी एक बड़ा कदम साबित होगा। मजहर नईम नवाब ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस कानून के जरिए पारदर्शिता और जवाबदेही को प्राथमिकता दी है, जिससे वक्फ संपत्तियों का लाभ सीधे गरीबों, जरूरतमंदों और मुस्लिम समाज के पिछड़े वर्गों तक पहुंचेगा। उन्होंने ये भी कहा, लंबे समय से वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जों और दुरुपयोग की शिकायतें मिल रही हैं, लेकिन इस अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। 70 वर्षों में लगभग 60 वर्ष कांग्रेस का शासन रहा और अन्य दलों का शासन रहा। भारतीय जनता पार्टी उस सरकारों में शामिल नहीं रही। उसके बाद भी इन्होंने 70 वर्षों में वक्फ की संपत्तियों पर जो कब्जे किए हैं, मुतवल्ली जो हैं वो सारे कांग्रेस के लोग जमे हैं और अन्य दलों के लोग वक्फ संपत्तियों पर काबिज हैं। करोड़ों रुपए की संपत्तियों को खुर्द-बुर्द किया गया। ना उस संपत्तियों से कभी भी गरीबों का भला हुआ है, ना कोई शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम हुआ है। हरिद्वार गंगा किनारे चंद कदमों की दूरी पर खुलेआम अवैध शराब बिक रही है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। यहां से डीएम, एसपी और नेता गुजरते हैं। माफिया बिन डर के यहां पर कारोबार चला रहे हैं। हर की पैड़ी तक फैला अवैध शराब का नेटवर्क सवाल उठाता है कि आखिर प्रतिबंधित क्षेत्र में शराब कहां से आ रही है। और फिलहाल के लिए रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।
कानून के शिकंजे से बेपरवाह गुनहगार जुर्म करने को फिर से है तैयार। रात के सन्नाटे को चीरती इन मासूम चीखों में छिपा है जुर्म का कोई गहरा राज। हम बारीकी से करते हैं पर्दाफाश ताकि आपको कर सकें खबरदार। क्राइम रिपोर्ट शनिवार रात 8:30 बजे। राजनीति के चक्रव्यूह के सियासी वीर, अपराध के अंधेरे की स्याह तस्वीर, मैदान में पसीना बहाते खेल के सितारे, मनोरंजन की दुनिया के गॉसिप गलियारे, शिक्षा की रोशनी से होता भविष्य उजियारा, अर्थव्यवस्था हो या ऊपर नीचे होता मार्केट का पारा, हर हलचल पर नजर रखते हमारे खबरों के जांबाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। हाईकोर्ट ने विकास नगर स्थित इनामुल उलूम सोसाइटी को अंतिम राहत देते हुए राज्य सरकार को अपनी संचालित भवन की सील खोलने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता को यह वचन देना होगा कि वो बिना सरकारी मान्यता के कोई मदरसा संचालित नहीं करेगा। न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। याचिका इनामुल उलूम सोसाइटी के अध्यक्ष जुबेर अहमद ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि सरकार के बिना उचित प्रक्रिया अपनाए उनके परिसर को सील कर दिया गया। इस पर राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता SN बाबुलकर ने पक्ष रखते हुए कहा, याचिकाकर्ता तय नियमों का उल्लंघन कर मदरसा चला रहा था। उन्होंने दलील दी, यदि सील हटाई जाती है तो याचिकाकर्ता दोबारा इस गतिविधि में लिप्त हो सकता है। याचिकाकर्ता ने कहा, संविधान के अनुच्छेद 226 का हवाला देते हुए तर्क दिया, बिना सुनवाई का अवसर दिए उनकी संपत्ति को सील करना अवैध है। गर्मी बढ़ने के साथ साथ जंगलों में आग लगने का सिलसिला भी शुरू हो गया। बुधवार की रात चंपावत के बाराकोट के लड़ीधुरा के जंगलों में अचानक से भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने जंगल के एक बहुत बड़े भूभाग को अपनी चपेट में ले लिया। ग्रामीणों की सूचना मिलने पर रेंजर राजेश जोशी के निर्देश पर रात में ही वनकर्मी मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया।
लेकिन रात में हवाएं तेज चली और तेज हवाओं ने एक बार फिर से आग को भड़का दिया, जिसकी वजह से एक बार फिर से जंगल धू-धू कर जलने लगे। लड़ीदुरा सांस्कृतिक मंच अध्यक्ष नागेंद्र जोशी ने बताया, इस आग से जंगल को नुकसान पहुंचता देखकर लड़ीदुरा शैक्षिक और सांस्कृतिक मंच के सदस्य आग बुझाने के लिए पहुंचे, लेकिन तेज हवाओं और जंगल की आग की विकराल लपटों के कारण किसी ने भी आग बुझाने की हिम्मत नहीं की। उत्तराखंड में कुट्टू के आटे के 6 सैंपल फेल हुए हैं। फेल हुए सैंपल में जहरीला माइकोटॉक्सिन, कीड़े और फंगस पाया गया। ये सैंपल देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर के अलावा अन्य जगहों से लिए गए थे, जिसको खाने से देहरादून और हरिद्वार में 400 के करीब लोग बीमार पड़ गए, जिसके बाद खाद्य संरक्षण और औषधि प्रशासन FDA विभाग अलर्ट हुआ। FDA की ओर से इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी। अब प्रदेश में कुट्टू का आटा बिना लाइसेंस के नहीं बेचा जाएगा। जिस दुकान पर कुट्टू का आटा बिकेगा वो सील बंद पैकिंग में ही होगा। पैकेट पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के मुताबिक लेबलिंग नियमों का पालन अनिवार्य किया गया है। पायलट बाबा आश्रम पर कब्जे की जंग को लेकर संत पर हमला करने का मामला सामने आया। घटना की CCTV तस्वीर कैद हो गई। आपको बता दें, हरिद्वार के कनखल स्थित पायलट बाबा आश्रम में कब्जे को लेकर गुटों में भिड़ंत हो गई। करोड़ों की संपत्ति पर कब्जे की लड़ाई में बाउंसर ने संत स्वामी कर्णगिरी पर हमला करने की कोशिश की। कब्जे को लेकर आश्रम में कहासुनी हो गई और ये पूरी घटना CCTV में कैद हो गई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। पायलट बाबा के निधन के बाद शिष्यों के बीच उत्तराधिकार की जंग तेज हो गई है। भूमाफिया भी इस बेशकीमती संपत्ति पर नजर गड़ाए बैठे हैं। कोतवाली क्षेत्र के सफरपुर गांव निवासी खुशनूद नाम के एक व्यक्ति की पत्नी की जान पर 3 तलाक लेना भारी पड़ गया कि खुशनूद की पत्नी साजिया ने गंग नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक साजिया की गंग नहर में तलाश जारी है, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। पुलिस ने इस मामले में साजिया के पति खुशनूद सहित 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। जी, नहर में कूदी हैं। वो परसों की घटनाक्रम है। गंग नहर थाने में हमारे पास वो महिला पहुंची। हमारी लेडी स्टाफ ने उनको डील किया, उनसे बातचीत करी, तो बताते कि उस दौरान उनके जिन पे उन्होंने आरोप लगाया था वो भी वहां पर थे। तो महिला थाने से जाने के बाद ये घटनाक्रम तथ्य सत्य सामने आए कि वो नहर में कूदी हैं। कुछ प्रत्यक्षदर्शी हैं। इमीडिएट पुलिस ने उसमें मुकदमा किया। हमारी सर्चिंग टीम लगातार उसी समय से सर्च कर रही है और बाकी जैसे 3 तलाक और कई सारे तथ्य उस FIR का हिस्सा हैं, उन सारे तथ्यों पर हमारी महिला दरोगा की द्वारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने लक्ष्मी नारायण घाट पर मां गंगा मैया की पूजा अर्चना कर आरती की। इस दौरान पूर्व CM हरीश रावत ने कहा, रुड़की में मां गंगा की आरती का अच्छा प्रयास किया गया है। हम अपनी सरकार में रुड़की गंग नहर को वाटर स्पोर्ट्स में एरिया के रूप में डेवलप करना चाहते थे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए मां गंगा सत्ता में बैठे लोगों को सद्बुद्धि दे और सबको एक नजर से देखने का काम सरकार करे। बहुत अच्छा लगा। पहली बार नहीं, माँ गंगा की आरती तो मैंने कम से कम 100 बार से ज्यादा की होगी। हाँ, रुड़की में पहली बार अब प्रारंभ भी अभी हुई है, इसलिए अच्छा प्रयास है और इसलिए आज मैं भी सम्मिलित हुआ। अच्छा लगा। ये घाट सब बनवाए गए थे, हमारे समय में सब शुरुआत हुई थी ये मंदिर के लिए। मैं बल्कि वो हमारे सैनी साहब जो है उन्होंने बड़ा प्रयास किया। हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से लगे रहते थे। बड़ी मुश्किल से उत्तर प्रदेश से हमने ये सब परमिशन करवाई और आज अच्छा लगा कि उसमें ये अच्छा बना रखा है पूजा करने के लिए जो आगे ब्लॉक पर। चारधाम यात्रा 2025 शुरू होने में 1 महीने से कम समय बचा है। यात्रा के सुगम, सुचारू और बेहतर संचालन के लिए उत्तरकाशी पुलिस प्रशासन की तैयारियां जोरों पर है। उत्तरकाशी में चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन यात्रा को लेकर किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम की यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने सभी उच्च अधिकारियों को यात्रा की सभी तैयारियों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। घोड़ी, खच्चर, डंडी, कंडी के रोटेशन सिस्टम के साथ
जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक मार्ग के प्रयोग की योजना पर जोर दिया गया। चारधाम यात्रा की तैयारियां चल रही हैं, जोरों पे चल रही हैं और जो संबंधित डिपार्टमेंट है, चाहे वो NH हो या इरिगेशन डिपार्टमेंट हो या डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हो डिस्ट्रिक्ट की या पर्यटन विभाग हो, पुलिस हो, सभी लोग तैयारियों पे लगे हुए हैं और बहुत जल्दी, जैसे कि इस महीने के आखिर में हमारे जो कपाट हैं वो कपाट खुल जाएंगे, तो उसी के संदर्भ में मेरे द्वारा कल इंस्पेक्शन किया गया था और जो हमारा DLDA है उसके द्वारा हिना में, जहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन सेंटर बनता है, वहाँ पे पार्किंग बनाई गई है, तो उसी का हम लोगों ने विजिट किया है अप्रैल से। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।